2022 एक ऐसा वर्ष है जिसमें दुनिया के तमाम देशों की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल रही है। इस बीच फ्रांस के चुनाव हुए। फ्रांस में फिर से राष्ट्रपति मैक्रों दोबारा सत्ता में आए हैं। हालांकि अभी प्राइमरी इलेक्शन में उन्हें जीत मिली है, सेकेंडरी इलेक्शन में संभावना यही है कि वो जीत जाएंगे, लेकिन अंतर काफी कम हुआ है। आज फ्रांस के मुद्दे पर बात करेंगे हम आपसे, और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मेजर अमित बंसल, और जिनसे हम जानेंगे कि भारत और फ्रांस के साथ क्या रिलेशन है, क्या फर्क पड़ने वाला है इस चुनाव के बाद। साथ ही साथ भारत के अलावा फ्रांस कितना महत्वपूर्ण रहेगा रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में, फ्रांस कितना महत्वपूर्ण रहेगा नाटो के साथ, और फ्रांस कितना मायने रखेगा अमेरिका के साथ मैक्रों के चुनाव के बाद। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और पहला सवाल यही है कि फ्रांस की इस जीत को पूरे विश्व के परिदृश्य में आप किस तरह से देखते हैं, और जो जून में सेकंड लेवल का यानी कि दूसरे स्तर का चुनाव होना है, जिसमें कि एक औपचारिकता कहा जा रहा है कि बाकी है, उसमें चुनाव वो जीत जाएंगे, किस तरह से आप देख रहे हैं? कितनी एश्योरेंस है उनकी जीत को लेकर, और विश्व स्तर पर इसका क्या असर है? देवेंद्र जी, हम पहले तो देखते हैं कि फ्रांस के अंदर मैक्रों की जीत का क्या महत्व है जी। मैक्रों जब 2017 में चुनाव जीते थे तो इनकी जीत का जो मार्जिन था वो लगभग 33% से ज्यादा था जी, जो दक्षिण पंथियों के खिलाफ इनकी जीत थी जी। उस समय भी उनके खिलाफ मैराइन ली पेन ही उम्मीदवार थी, और इस बार भी मैराइन ली पेन ही उम्मीदवार हैं। और इस बार प्राइमरी में जो इनका जीत का अंतर है वो 33% से घट करके लगभग 16% रह गया, आधे से भी कम रह गया है जी। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो दक्षिणपंथी विचारधारा है फ्रांस के अंदर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और जो फ्रांस की मैक्रों की विचारधारा है इस पार्टी की वो धीरे धीरे कम हो रही है। अब बात गौर डालते हैं विश्व के ऊपर जी। एक बहुत लंबे समय से चाहे दुनिया की डिफेंस इंडस्ट्री हो, चाहे दुनिया की विश्व परिदृश्य पे शासन करना हो, अमेरिका हर जगह मौजूद रहा है जी। और फ्रांस कहीं ना कहीं बड़े लंबे समय से अपनी जगह बनाना चाहता है। इमैनुअल मैक्रोन के पहले दौर में भी फ्रांस ने काफ़ी तेज़ी से तरक्की की, और अब आप देखिए यूरोपीय यूनियन को वो लीड कर रहे हैं लगातार 2022 तक। फ्रांस लगातार पूरी इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है, और आगे भी मुझे लग रहा है कि फ्रांस धीरे धीरे बहुत सारे क्षेत्रों में अमेरिका का अल्टरनेटिव बनने वाला है। इतनी छोटी आबादी, इतना छोटा सा देश अमेरिका की तुलना में, लेकिन बिल्कुल ठीक आपने कहा, क्योंकि दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया का एक महत्वपूर्ण देश है, और संभवतः जो शांति के साथ जिसका जो मोटिव है अस्थिरता की बजाय स्थिरता को ज़्यादा बढ़ावा देना। जी हाँ, फ्रांस जो है वो कहीं भी ट्रबल मेकर नहीं रहा है जी। अगर आप पिछले 30-40 वर्षों का इतिहास देखें तो फ्रांस कहीं भी ट्रबल मेकर नहीं रहा है। हालांकि फ्रांस नाटो का सदस्य है और अमेरिका के साथ उसने काफ़ी सारे अभियानों में भाग भी लिया है, लेकिन फिर भी वो कहीं डायरेक्टली ट्रबल मेकर नहीं रहा जिस तरह से अमेरिका ट्रबल मेकर रहा है। जिस तरह से जो कमिटमेंट है फ्रांस का, नाटो हो या यूएस हो, तो उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए वो साथ जरूर होता है, लेकिन बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ट्रबल मेकर नहीं रहा है, खासतौर पर 1945 के बाद से, जब से वो यूएनएससी का मेंबर, परमानेंट मेंबर बना था जी। तो अब इस समय रूस और यूक्रेन का जो युद्ध जारी है, और अभी फिलहाल जिस तरह से बयान आ रहे हैं दोनों तरफ से, चाहे वो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हो या व्लादिमीर पुतिन और उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि तीसरे विश्व युद्ध की संभावना जो जताई गई थी वो बेबुनियाद नहीं है, यानी कि वो इशारा ये कर रहे हैं कि अभी संघर्ष जारी रहेगा। तो इस परिदृश्य के बीच में दोनों देश अभी भी अपनी जगह पर अड़े हुए हैं, और ऐसे में मैक्रों को किस तरह से देख रहे हैं? मैक्रों क्या भूमिका प्ले कर सकते हैं इस युद्ध के बीच में? देवेंद्र जी, मैं मैक्रों की रूस यूक्रेन युद्ध की भूमिका को 3 पॉइंट्स में आपको डिस्क्राइब करूंगा जी। सबसे पहला जो पॉइंट है, मैक्रों ने पहले भी इस बात पर जोर दिया था, उन्होंने सबसे ज्यादा एम्फेसिस किस बात पर दिया? ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन यूक्रेन। जहां अमेरिका और ब्रिटेन और बाकी यूरोपीय देश पुतिन को गाली देने में लगे हुए थे, पुतिन को तानाशाह, पुतिन को राक्षस, पुतिन को जल्लाद बताने में लगे हुए थे, मैक्रोन ने कहा सबसे पहली जरूरत है ह्यूमैनिटेरियन एड, क्योंकि वहां पर जो आम जनता सफर कर रही है उसको हमें मदद की जरूरत है। दूसरी चीज, इसके अलावा दूसरा पॉइंट मैक्रोन ने कहा कि भाई ये जो मुद्दा है, इस पूरे मुद्दे का सॉल्यूशन पीसफुली बात के जरिए होना चाहिए, लड़ाई के जरिए नहीं होना चाहिए। और ये भी ऐसे मौके पर जब अमेरिका और सारे देश इधर उधर से
हथियार और गोला बारूद यूक्रेन में भेज रहे हैं, वो शांति की बात नहीं कर रहे हैं। फ्रांस ने पहली बार शांति की बात की, आप इसको बैठ करके मीडिएशन करके, मध्यस्थता करके इसको सुलझाना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो फ्रांस की है, सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष या उनके रिप्रेजेंटेटिव यूक्रेन जा चुके हैं और वो सारे यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं, और अगर मैं इसको दूसरी भाषा में लूं तो सारे के सारे वो रूस के खिलाफ खड़े हुए हैं, खिलाफ खड़े हुए हैं। लेकिन अभी तक फ्रांस, हालांकि यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और वो नाटो का भी मेंबर है, लेकिन फ्रांस का कोई भी राजनयिक अभी तक कीव नहीं गया है। और ये तीनों घटनाएं फ्रांस की न्यूट्रलिटी को कहीं ना कहीं दिखाती हैं। कुछ हद तक अगर हम देखें तो भारत का जो स्टैंड रहा है रूस और यूक्रेन के मामले में, कमोबेश फ्रांस भी लगभग उसी रास्ते पर, उस रास्ते पर पूरी तरह नहीं है, क्योंकि वो नाटो का मेंबर है, वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, उसकी प्रतिबद्धताएं थोड़ा अलग है, प्रतिबद्धताएं अलग है। लेकिन उन प्रतिबद्धताओं के बावजूद भी जो अगर हम ओवरऑल स्टेंस फ्रांस का समझते हैं रूस यूक्रेन मामले में, तो लगभग वो तटस्थ भूमिका निभा रहा है। जी हाँ, ये बहुत अहम बात थी। और अगला सवाल ये है कि डिफेंस को लेकर भारत की निर्भरता अगर दुनिया में किन देशों के साथ है, तो रूस, अमेरिका और फ्रांस, ये 2-3 देश ऐसे हैं जिन पर ज्यादा निर्भरता है। अब मैक्रोन का जो पिछला कार्यकाल था और अगला कार्यकाल होगा, इनमें भारत के डिफेंस रिश्ते को किस तरह से देखते हैं? उस परिदृश्य में जब भारत अपनी पूरी डिफेंस इंडस्ट्री को या अपनी पूरी डिफेंस नीड को स्वदेशी यानी इंडिजिनस लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए देवेंद्र जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारत अपनी डिफेंस नीड्स को इंडिजिनस बनाने की कोशिश कर रहा है जी, और फ्रांस ने पिछले कुछ समय में भी हमारी काफी मदद की है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू और इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग में मदद करके भी जी, और आगे भी करता रहेगा जी। ये समझिए आप, फ्रांस या इमैनुअल मैक्रोन इस बात को बहुत अच्छी तरह से रियलाइज करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा का मार्केट है, डिफेंस मार्केट है, सबसे बड़ा रक्षा उत्पादों को बायर है, सबसे ज्यादा हथियार भारत ही खरीदेगा अगले फ्यूचर में आने के बाद जी। उसके अलावा एक और एस्पेक्ट है, अब भारत खरीदना तो चाहता है, बट भारत उन हथियारों को अपने यहाँ खुद बनाना चाहता है, टेक्नोलॉजी के साथ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ जी। लेकिन अगर आप इसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें तो भारत एक ऐसा हब है कि अगर कोई फ्रांस की कंपनी आकर के भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग लगाए और भारत में रक्षा उत्पादों को बनाना शुरू करे, तो वो केवल भारत को ही नहीं सप्लाई करेगी, पर वो भारत को से इन रक्षा उत्पादों को सारे एशिया में सप्लाई कर सकती है, सारे अफ्रीका में सप्लाई कर सकती है, सारे सेंट्रल एशिया में सप्लाई कर सकती है। क्योंकि भारत के अंदर जो लेबर कॉस्ट है वो कम है, भारत के अंदर सारे रिसोर्सेज, चाहे आप स्टील की बात करें, आयरन की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, मेटल्स की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, ये सब इजीली अवेलेबल है और लेबर चीप है। तो ओवरऑल अगर मैन्युफैक्चरिंग आप इंडिया में लगाते हैं तो आप एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। आप एक तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू भारत में रक्षा उत्पाद बना रहे हैं, तो भारत का अपना उत्पाद है, और दूसरा आप भारत में बने हुए उत्पाद जो कि आपके फ्रांस में बने हुए उत्पाद से सस्ता पड़ता है, उसको आप सारी दुनिया में भारत से मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ओवरऑल विन विन सिचुएशन है भारत के लिए भी, और ये विन विन सिचुएशन है फ्रांस के लिए भी। फ्रांस के लिए इससे पहले भी बाकी जो उत्पाद हैं इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो दुनिया की तमाम कंपनियां भारत आती रही हैं इसी मोटिव से कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम पड़ेगी। तो इसी आधार पर आती रही हैं और बहुत बड़ी संख्या में कंपनियों ने यहाँ पर अपने उत्पाद संयंत्र लगाए भी हैं। लेकिन एक बात और आपको काटना चाहूंगा, एक बात कहना चाहूंगा देवेंद्र जी, अगर आप फ्रांस की डिफेंस इंडस्ट्री को देखते हैं तो मैं मानता हूं, मेरा अपना मानना है कि फ्रांस की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री से किसी भी तरह से कम नहीं है। आप अगर बोइंग लेते हैं जो अमेरिका की एक एविएशन कंपनी है, तो बोइंग का काउंटर फ्रांस में बैठा हुआ है एयरबस। अगर आप फाइटर जेट्स की बात करते हैं तो डसॉल्ट एविएशन इज वन ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ फाइटर जेट्स। अगर आप मिसाइल्स की बात करते हैं तो एमबीडीए डिफेंस दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइलें बनाती है। अगर आप नेवल शिप्स की बात करते हैं तो नेवल ग्रुप जो है फ्रांस का, वो एक बहुत बड़ा अपने आप में ग्रुप है जो नेवल वेसल्स वगैरह बनाता है। आप हवाई जहाज़ों के इंजन्स की बात करते हैं जिसको कि बहुत कम लोग बनाते हैं, प्रैट एंड विटनी है, जनरल इलेक्ट्रिक है, रोल्स रॉयस है। तो जो फ्रांस की कंपनी है सफरान, वो सबसे ज़्यादा हाईटेक इंजन वो बनाती है। और इसके अलावा जो डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी को अगर हम बात करें, टॉप 5 डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनीज, तो उसमें फ्रांस की एक कंपनी आती है थैलिस। तो फ्रांस कहीं से भी
डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में किसी और देश से कम नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है। और जो जिस बात का जिक्र मैं कर रहा था कि दुनिया के तमाम देशों की कंपनियों ने भारत में इंडस्ट्री लगाई और सस्ते मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर इसका निर्यात किया और बहुत मुनाफा कमाया। लेकिन क्योंकि डिफेंस सेक्टर की जब बात आती है तो थोड़ा सा सेंसिटिव मामला होता है और इस वजह से फैसले लेने में वक्त लगता है। लेकिन अब परिदृश्य बदल रहा है और धीरे धीरे दुनिया के तमाम देश आ रहे हैं। अगला सवाल सर यही है कि फ्रांस तो तैयार है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को और आगे ले जाने पर, लेकिन क्या अगर हम बात करें दूसरे जो बड़े डिफेंस अलाई हैं भारत के, रशिया या यूएस, तो ये जब डिफेंस डील करते हैं तो ये क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी सहमत होते हैं या ये चाहते हैं कि उत्पादन सिर्फ उनके देश में हो, भारत एक खरीदार, एक बाजार ही बना रहे? देवेंद्र जी, विश्व का परिदृश्य बदल रहा है जी। आज लगभग विश्व की सभी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत में आकर के मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हैं, चाहे वो अमेरिकन कंपनी हो। अभी पिछले दिनों बोइंग ने भी कहा था कि हम अपने जहाज़ों का उत्पादन आपके यहाँ कर सकते हैं जी। लेकिन फ्रांस के साथ हमारे जो अभी तक किसी ने शुरुआत नहीं की है जी। फ्रांस के साथ इस तरह के तालमेल की शुरुआत हो चुकी है। हमने अभी जो अपना स्कॉर्पियन सबमरीन का प्रोजेक्ट था, जो अपना INS कलवरी हमारी सबमरीन थी, ये हमने फ्रांस के साथ कोलैबोरेशन में बनाया है। ये सारी की सारी सबमरीन इंडिया के अंदर बनी है अंडर कोलैबोरेशन। इसमें मैक्रोन का कोई रोल अहम रहा है? नहीं, मैक्रोन से पहले से डील हुई थी, लेकिन हमने इस डील को एक रिकॉर्ड समय में कंप्लीट किया है जी। और ये हमारे जो 6 पनडुब्बियां हैं, ये हमारे नेवल पावर के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होंगी। तो हमने इन चीज़ों को फ्रांस के साथ टेस्ट किया है। और एक और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम फ्रांस वर्सेस यूएस की बात करते हैं एज ए डिफेंस अलाई जी, तो फ्रांस डज नॉट कम विद अ वेस्टेड इंटरेस्ट लाइक द यूएस। ओके, अगर यूएस आपके पास आता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि अगर आपके वो डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है तो आप उसके डिफेंस अलाई भी बने और आप उसके किसी और दुश्मन के साथ ना जुड़ें। ओके, जबकि फ्रांस के साथ ऐसा नहीं है। आप अगर फ्रांस के साथ तालमेल रखते हैं तो उसके साथ अगर आप रशिया के साथ भी रख रहे हैं तो फ्रांस इतनी आपत्तियां नहीं लगाता। आप पिछले दिनों देखिए, हमने रशिया से जब S-400 की खरीदने की बात की तो अमेरिका ने सीधे काट सा सैंक्शन लगाने के लिए धमकियां देना शुरू कर दिया जी। फ्रांस के साथ ऐसा नहीं है। फ्रांस कहता है आप दूसरे देश के साथ भी काम करते हैं, मेरे साथ भी काम करते हैं, तो हम एक कोलैबोरेटिव एटमॉस्फेयर में काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये भारत के लिए ठीक है जी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका फ्रांस की बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा था कि यूएस का अल्टरनेट बनता हुआ नजर आ रहा है। और एक आखिरी सवाल ये कि फ्रांस का जो रुख अभी है और खासतौर पर रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में जिस तरह का रुख रहा है, नेटो को लेकर, नेटो के भविष्य को लेकर हम फ्रांस को किस तरह से देख सकते हैं? देखिए, एक दुनिया में एक धारणा बन चुकी है और इस बात को फ्रांस भी बहुत अच्छी तरह समझ रहा है और सारी दुनिया समझ रही है कि नाटो एक देशों का समूह नहीं है अभी जी। नाटो अब अमेरिका का एक हथियार बन चुका है जिसको अमेरिका जहां चाहे वहां इस्तेमाल करता है और जहां ना चाहे वहां इस्तेमाल नहीं कर सकता जी। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। आप चाहे कोसावो वार को देख लीजिए, आप चाहे अफगानिस्तान वार को देख लीजिए, आप चाहे मिडिल ईस्ट में जो भी हुआ आपका 92 में जो इराक के अगेंस्ट ऑपरेशंस हुए, उसके बाद जो अगेंस्ट एंटी आईसिस ऑपरेशंस हुए, इन सब में हालांकि जो इन्वॉल्वमेंट था वो डायरेक्ट अमेरिका का था, पर उन्होंने अमेरिका ने कंप्लीट नाटो को इन्वॉल्व किया। बिल्कुल। अफ्रीका में एक देश है माली जी। माली में कुछ इस्लामिक टेररिस्ट थे जिनके अगेंस्ट फ्रांस ने ऑपरेशन लॉन्च किया जी। और फ्रांस चाहता था कि इस ऑपरेशन को नाटो रिकॉग्निशन दे। ओके, ऑपरेशन सर्वल उसका नाम था। 2013-14 में ऑपरेशन हुआ, लेकिन चूंकि ये फ्रांस का लीड किया हुआ ऑपरेशन था, जहां अमेरिका लीड कर रहा वहां तो नाटो का रिकॉग्निशन मिल गया जी। लेकिन चूंकि ये ऑपरेशन फ्रांस लीड कर रहा था तो अमेरिका ने इस ऑपरेशन को ऑफिशियल नाटो रिकॉग्निशन नहीं दिया। ओके, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक था। तो अब इससे इस चीज से साबित हो रहा है कि नाटो जो है वो एक अमेरिका के हाथ का टूल बन चुका है। ओके, और इससे बाहर कहीं ना कहीं निकलना पड़ेगा। दूसरा एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा। ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 34 बिलियन यूरो की एक डील साइन की थी फ्रांस के साथ, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 12 बैराकूडा सबमरीन्स बना करके देनी थी। ओके, ये डील साइन हुई थी 2016 में। ओके, और इसके तहत लगभग 6 सबमरीन तैयार भी हो गई थी, जिसके ऊपर लगभग $4 बिलियन के आसपास फ्रांस ने खर्च कर दिया था। ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका और इंग्लैंड के साथ जाकर के एक ऑकस नाम से एक ग्रुप बनाया। ओके, और ऑकस ग्रुप बनाने के बाद अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को कंपेल किया, फोर्स किया कि ये डील वो कैंसिल कर दे फ्रांस के साथ और अमेरिका के साथ सबमरीन की डील करे। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के प्रभाव में आकर के ये 12 सबमरीन की डील कैंसिल की, जिससे ना केवल फ्रांस को फाइनेंशियल लॉस हुआ,
बट उसकी रेपुटेशन भी गिरी। बिल्कुल। और वही डील ऑस्ट्रेलिया ने साइन की अमेरिका के साथ। ठीक है। तो इससे ये एक इंस्टेंस था जिससे कि अमेरिका और फ्रांस के संबंध कहीं ना कहीं बिगड़े हैं। ये 2021 में डील कैंसिल हुई थी जी। और अब फ्रांस को धीरे धीरे लग रहा है कि अगर आप एक बड़ी इकोनॉमी से नहीं लड़ सकते तो बेहतर यह है कि आप एक दूसरी बड़ी इकोनॉमी से हाथ मिलाएं जी। और साथ मिलकर अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात सोचें। अब ये दूसरी बड़ी इकोनॉमी कौन सी है? भारत। और इसीलिए आप देख रहे हैं चाहे कोई भी इंसिडेंट्स हो, चाहे भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थायी सदस्यता का समर्थन हो, चाहे कश्मीर के भारत के जितने भी प्रस्ताव है उनका समर्थन हो, फ्रांस हमेशा आगे रहता है। कई सारी ऐसे प्रस्ताव हैं जहां पर अमेरिका न्यूट्रल रहा है, बट फ्रांस हमेशा भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा है। आखिरी सवाल एक चलते चलते कि अगर मैरीन ली पेन अगर आती हैं सत्ता में अगली बार, तो क्या ये कंटिन्यू रहेगा या और बेहतर हालात होंगे भारत के साथ फ्रांस के संबंधों में? देखिए, मैरीन ली पेन एक दक्षिणपंथी महिला हैं और उनके ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर हैं। वो कहते हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव है फ्रांस की ग्रोथ जी। वो किसी भी एलाई के बारे में बात नहीं करती और वो बहुत एग्रेसिवली नाटो के अगेंस्ट हैं। ओके। तो एक बात तो तय है कि अगर मैरीन ली पेन बाई चांस, अब जैसे मुझे लग रहा है पहली बार इनका जो जीत का मार्जिन था वो लगभग 33% से ज़्यादा था, इस बार 16% रह गया है और सेकेंडरी में शायद मेरे ख्याल से और भी घट जाएगा और इसके बाद में भी शायद 5 साल के बाद शायद दक्षिणपंथी शायद पावर में आ जाएं। और अभी इस इलेक्शन में भी बहुत सारे लोगों को कुछ सारे लोगों को डाउट है कि हो सकता है सेकेंडरी में मैक्रोन थोड़ा सा नहीं जी, सेकेंडरी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट अगर अगले इलेक्शंस में मैरीन ली पेन आ जाती है पावर में तो एक दक्षिणपंथी सरकार होगी जो कि किस उनका रुख क्या होगा वो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन सर्टेनली एक बात तो तय है कि फ्रांस नाटो से बाहर जाएगा और फ्रांस इस तरह के जितने भी कोalitions हैं, चाहे वो अमेरिका लेड कोalition हो, ऐसा कोई कोalition जिसमें फ्रांस के इंटरेस्ट, फ्रांस के हित शामिल नहीं है, फ्रांस जाहिरा तौर पर उन सारे कोalition से बाहर निकलेगा और अपने देश के बारे में सोचेगा, अपने देश के आर्थिक विकास के बारे में सोचेगा और हो सकता है उस समय में भारत उसका एक पार्टनर हो जी, और भारत को उसका फायदा भी मिले। जी हाँ। और ये कुछ उसी तरह से है जैसे ट्रंप जब आए थे तो अमेरिका फर्स्ट की बात करते थे और शुरुआत उन्होंने अपने चुनाव प्रचारों की इसी लाइन से की थी और इसी वजह से उनको भी थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि दक्षिणपंथी और कट्टरपंथी, या कह सकते हैं कि उस तरह से जो देश के बारे में ज़्यादा सोचता है, देश के बाहर के समूहों के बारे में कम सोचता है। तो ये तो रही बात फ्रांस में नए राष्ट्रपति या पुराने राष्ट्रपति के दोबारा चुने जाने पर और उनके चुने जाने के बाद दुनिया के साथ फ्रांस और भारत के साथ फ्रांस के संबंधों पर होने वाले संभावित बदलावों की। तो और भी मुद्दे होंगे दुनिया भर के और साथ ही साथ भारत से जुड़े तमाम देशों के मुद्दे होंगे जिन पर हम चर्चा करते रहेंगे। आपसे अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें सुझाव दें कि किन मुद्दों पर हम चर्चा कर सकते हैं और साथ ही इस विषय पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है वो भी आप वहां कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर इस विषय से जुड़ा कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, मेजर अमित बंसल उसका जवाब आपके साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिएगा India.com के साथ। धन्यवाद।